डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 16। प्रांजल जल्दी से अपनी होश में आती है और कड़ी होते हुए अपने सामने चल रहे नज़ारे को देखते हैं। क्या आज से पहले जब भी ये लड़की यहाँ पर आती थी तो वह इस बच्चे को देखकर मुंह बनाकर यहाँ से तुरंत ही निकल नहीं जाती थी? आज अचानक से इसको ऐसा क्या हो गया है कि इसकी ममता जग गई है? क्या ये वही औरत नहीं है जो कि अपने बेटे से नफरत करती थी और उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी? तो फिर आज अचानक से यह सारी चीज़ बदल कैसे गई? वह ये सब सो ही रही थी कि तभी उसे अचानक से अपने ऊपर किसी की खतरनाक और जानलेवा नज़रें महसूस होती है, जिसे महसूस करके प्रांजल को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक दौड़ गई है और वह अभी के अभी यहाँ पर अपनी जान दे दे। वह अपनी नज़रें उठाकर सामने देखती है तो उसे विधि की आंखें अपने ऊपर महसूस होती है, जिसकी आंखों में जानलेवा चमक भरी हुई थी। प्रांजल ये देखकर डर जाती है और वह जल्दी से अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इसे गिरने से बचाने वाली थी और मेरा हाथ। समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करे, लेकिन वह कुछ कहती या ज़्यादा कुछ करती उससे पहले ही उसे विधि बीच में ही रोक देती है। तुम्हें ज़्यादा बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। क्या तुम औरत कहलन के लायक भी हो? बच्चों के साथ कोई इतना ज़्यादा खराब व्यवहार कैसे कर सकता है? तुम्हें बच्चा पसंद नहीं है, लेकिन तुम उसके साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती हो? विधि की आंखें गुस्से से जल रही थी और उसकी इच्छा हो रही थी कि वह अभी के अभी से मार दे। ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि अगर वह किसी को मार देगी तो उसके साथ क्या होगा। वही विधि की बातें सुनकर प्रांजल को भी गुस्सा आ जाता है और वह उसकी तरफ देखते हुए हंसती है और बोलती है, तो अचानक से तुम्हारी ममता जग गई है। तुम्हें तब क्यों तरस नहीं आया जब यही बच्चा बैठकर रोया करता था और तुम इसे अकेले छोड़कर चली जाया करती थी? तुम्हें अपनी औरत होने पर शर्म नहीं आई? उसकी यह बात सुनकर विधि के पास उसको जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे, क्योंकि इस असल में नहीं पता था कि उसकी असल माँ कैसी थी। लेकिन वह अपने सामने पूजा के साथ इतना खराब व्यवहार होते हुए नहीं देख सकती थी। वह भी ऐसी औरत से सुना नहीं चाहती थी जो कि उसके बच्चे को परेशान कर रही थी और फिर भी घमंड दिखा रही थी। विधि देखी है कि प्रांजल उसकी उंगली दिखाते हुए ये सब बोल रही थी। जानती थी कि वह उसकी जान तो नहीं ले सकती है, लेकिन उसे याद आता है कि कैसे इस औरत ने ओजस को कमर पर चिमटी काटी थी। ये याद आते ही वह एक बार फिर से गुस्से में भर जाती है और उसकी उंगली को पकड़कर मोड़ देती है। प्रांजल जो कि अपनी जीत पर खुश हो रही थी, अचानक से हुए दर्द से वह वापस से रियलिटी में आ जाती है। थोड़ी देर पहले ही उसे कमर में दर्द हो रहा था और अब उसकी उंगली में दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी उंगली को पूरी तरह से मोड़ दिया गया था। हालांकि उसकी हड्डी तो नहीं टूटी थी, लेकिन उसका जो दर्द था वह हड्डी टूटने जितना ही था। इसकी वजह से एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोड़ो मुझे गवार औरत छोड़ो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके इतना कहने के बावजूद भी विधि को कोई फर्क नहीं पड़ता है और एक और बार हो उसकी दूसरी उंगली को पकड़कर मोती और उसे धक्का देते हुए बोलती है, जो कुछ भी हुआ था वह मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात थी। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है कि मैं अपने बेटे के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ और कैसा नहीं? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मेरे सामने मेरे बेटे को तकलीफ पहुँचाएगा और मैं चुप खड़ी रहूंगी और देखती रहूंगी। उसके बाद विधि ओजस को अपनी गोद में वापस से उठती है और उसे उसके रूम की तरफ लेकर चली जाती है। दूर खड़ी हुई शर्मिला आंटी यह सब देख रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी वह अपनी आंखों के सामने देख रही थी। सच में विधि मैडम ने ओजस की हेल्प की थी। मुझे नहीं पता था कि प्रांजल ओजस के साथ कैसा व्यवहार करती है, लेकिन अभी जब वह नाश्ता लेकर ओजस के पास आ रही थी तब उन्होंने प्रांजल को उसके साथ वह सब करते हुए देख लिया था। वह एक नौकर थी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। डिवाइस इस बात की खबर रणविजय सर के पास पहुंचने के अलावा आज उसे पहली बार विधि को ओजस को प्यार करते हुए देखा था, उसे बचाते हुए देखा था, उसकी केयर करते हुए देखा था। जितनी बेइज्जती और पिटाई विधि ने इस वक्त प्रांजल की थी,
उसे हिसाब से तो अब उसे नहीं लग रहा था प्रांजल की शिकायत रणविजय से करनी चाहिए। अपनी इज्जत इतनी भेजी थी, उसने करवानी थी, उसने करवा ली थी और अब उसे दर्द और बेइज्जती दोनों महसूस हो रही थी। इसलिए प्रांजल जो काम यहाँ पर करने के लिए आई थी उसे वहीं पर अधूरा छोड़कर वहां से चली जाती है। ओजस का रूम। विधि ओजस को आराम से उसके बिस्तर पर बिठाती है और अपने दोनों हाथों में उसका प्यारा सा चेहरा भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, आपके साथ इतना सब कुछ होता था तो आपने इस बारे में आपके पापा को क्यों नहीं बताया? आपको उन्हें इस बारे में सब कुछ बताना चाहिए था ना, ऐसा क्यों नहीं किया? उसके सवाल सुनकर ओजस को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपनी मम्मी को क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन वह 3 साल का छोटा सा बच्चा था, इसलिए जब उसकी मम्मी ने सब कुछ देख ही लिया था तो अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। वह आंटी ने कहा था कि अगर मैं किसी को भी कुछ भी बताया तो वह आपको परेशान करेंगे और आपको मारेंगे, इसलिए मैंने पापा को इस बारे में नहीं बताया था। उसका जवाब सुनकर विधि हैरान रह जाती है। क्या ये सच में एक छोटा सा 3 साल का बच्चा ही था? ये बच्चा अपनी उसे माँ को बचाने के लिए सब कुछ खुद से रहा था, वही उसकी माँ उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी। ये सोचकर ही विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इस बच्चे ने क्या कुछ नहीं खेला होगा। ओजस जब अपनी प्यारी माँ को अपने ही सामने रोता हुआ देखा है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मम्मी के आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, मम्मी आप मत रोइए ना, यह अच्छा नहीं है, ऐसा मत करिए ना, मुझे अच्छी बात नहीं है। ये सब कहते हुए ओजस भी उदास हो जाता है। वीडियो जब अपने बेटे को अपनी इतनी परवाह करते हुए देखते हैं तो उसे रहा नहीं जाता है और वह जल्दी से अपने बेटे को गले लगा लेती है। डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठे हुए थे। ओजस की आंखें खुशी से चमक रही थी क्योंकि आज ये पहली बार था जब उसकी मम्मी और उसके पापा और वह साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रणविजय भी सरप्राइज था, लेकिन वह जानता था कि यह सब इसलिए है क्योंकि विधि की याददाश्त चली गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह कभी भी उनके साथ में नहीं बैठती। यहाँ तक कि अब तक तो उसने बहुत सारी दारू पी ली होती। विधि की नजरें तो बस रणविजय पर ही अटकी हुई थी, जो कि उसके सामने ही बैठा हुआ था। आज हमेशा की तरह अपने पापा के बगल में नहीं बैठा था, बल्कि वह अपनी मम्मी के बगल में बैठा था। विधि की आंखें रणविजय पर से नहीं रही थी। रणविजय ने इस वक्त फॉर्मल आउटफिट पहना हुआ था। फुल ब्लैक कलर के आउटफिट में वह बहुत ही ज्यादा स्टनिंग और हैंडसम दिखाई दे रहा था। अपने कोट को उसने सीट पर डाला हुआ था। थोड़ी ही देर में नौकर आकर एक के बाद एक खाना टेबल पर आकर रखने लगते हैं। विधि जो कि हैरानी से रणविजय को देख रही थी, अचानक से इतनी सारी पकवान को एक टेबल पर रखा हुआ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अपने हाथ से पहले कभी भी इस तरह के पकवान नहीं देखे थे और ना ही खाए थे। सैंडविच, ब्रेड बटर, पास्ता, दूध, कॉफी, जूस, नूडल्स, साथ में और भी इंडियन पकवान रखे हुए थे जिसे वह जानती थी। उसने कभी भी इतना सारा खान एक साथ अपने सामने नहीं देखा था। रणविजय जो कि चोरी चोरी से विधि को देख रहा था, उसका इस तरह का रिएक्शन देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विधि का इस तरह का रिएक्शन क्यों है, लेकिन ये काफी ज्यादा फनी था। विधि से आखिरकार रहा नहीं जाता है और वह पूछ ही लेती है, क्या यहाँ पर एक ही बार में सुबह से शाम तक का खाना बन जाता है? क्या हम पूरे दिन इसी खाने को खाने वाले हैं? उसका सवाल सुनकर रणविजय जो कि अपनी कॉफी पी रहा था, अचानक से उसके ठसका लग जाता है। विधि जब ये देखी है तो वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और उसकी पीठ को सहलाने लगती है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? इतना कहने के बाद विधि उसकी पीठ को और भी अच्छे से सहलाने लगती है ताकि वह आराम महसूस कर सके, क्योंकि उसे इतना तो पता ही था कि चाय या कॉफी के बाद तुरंत पानी नहीं दिया जाता है, इसलिए वह बस रणविजय को आराम मिले उसके लिए उसकी पीठ को सहला ही सकती थी। रणविजय को जब विधि के कोमल और नाजुक हाथ अपनी पीठ पर महसूस होते हैं, उसे महसूस करके रणविजय का दिल जोरों से धड़कने लगता है। चेहरा भी थोड़ा सा लाल हो गया था। अब ये शर्माहट की वजह से था या फिर खांसने की वजह से, ये तो वही जानता था। रणविजय थोड़ी देर में अपने आप को शांत करता है और फिर बाद में विधि की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, सिर्फ ब्रेकफास्ट है, सिर्फ अभी के लिए है, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना तो कमाए ही लेता हूँ कि मैं 3 टाइम का खाना तुम्हें मिला सकूं। तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। विधि को ऐसा लग रहा था जैसे कि रणविजय उसे डांट रहा है, कि बातों से गुस्सा हो गया है।
रणविजय जब ये सब बोल रहा था तो उसकी आवाज काफी ज्यादा ठंडी थी। एपिसोड 17। रणविजय को जब विधि के कोमल और नाजुक हाथ अपनी पीठ पर महसूस होते हैं, उसे महसूस करके रणविजय का दिल जोरों से धड़कने लगता है। चेहरा भी थोड़ा सा लाल हो गया था। अब ये शर्माहट की वजह से था या फिर खांसने की वजह से, ये तो वही जानता था। रणविजय थोड़ी देर में अपने आप को शांत करता है और फिर बाद में विधि की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सिर्फ ब्रेकफास्ट है, सिर्फ अभी के लिए है, तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना तो कमाए ही लेता हूँ कि मैं 3 टाइम का खाना तुम्हें मिला सकूं। तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। विधि को ऐसा लग रहा था जैसे कि रणविजय उसे डांट रहा है, कि बातों से गुस्सा हो गया है। रणविजय जब ये सब बोल रहा था तो उसकी आवाज काफी ज्यादा ठंडी थी। रणविजय जब अचानक से विधि का चेहरा देखा है तो उसे भी समझ में आ जाता है और वह जल्दी से अपनी बात करने के ढंग को बदलते हुए बोलता है, देखो, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ये जितना भी खाना तुम देख रही हो, मैं जानता हूँ कैसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उतना ही खाना देते हैं जितना कि हम खा सके। बाकी का बाद में फिर सर्वेंट खा लेंगे। विधि जब उसकी पूरी बात सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है और वह वापस से ओजस के बगल में जाकर बैठ जाती है। नौकर जितने भी वहां पर मौजूद थे उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रणविजय इस तरह से भी बात कर सकता है। क्या उनके सर ने सच में ये कहा था कि वह इतने ज्यादा गरीब नहीं है और वह इतना तो काम ही लेते हैं कि वह अपने घर वालों को 3 टाइम का खाना खिला सके? यह इंसान जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी एशिया में फेमस था, न सिर्फ अपने पैसे और पावर के लिए बल्कि एरोगेंट रिच मैन होने के नाते भी। क्या यह इंसान जो कि हमेशा अपने चेहरे पर डरावना एक्सप्रेशंस बनाकर रखना है, जिसकी आवाज सुनकर ही इंसान अपनी जान लेने की सोच लेते हैं कि कहीं वह उसकी आगे ना आ जाए, ऐसा इंसान अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा था। थोड़ी ही देर में रणविजय अपनी ऑफिस के लिए चला जाता है और ओजस अपने स्कूल के लिए चला जाता है। अब घर में सिर्फ विधि ही अकेली बची हुई थी। विधि इधर उधर घूमकर सारे घर को देख रही थी और जब भी वह किसी नई चीज को देखते तो वह हैरान रह जाती। कल रात उसने ओजस के साथ टीवी देखी थी और ओजस ही टीवी को ऑपरेट कर रहा था। इस वक्त वह टीवी के सामने खड़ी हुई थी और उस बंद टीवी को देख रही थी। जब एक नौकर ये देखा है तो वह तुरंत ही विधि के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ मैडम, क्या आप चाहती है कि मैं आपके लिए से चालू करूं? उसका सवाल सुनकर विधि की आंखों में चमक आ जाती है और वह जल्दी से एहसानमंद नजरों से उसे नौकर की तरफ देखती है और अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देखकर नौकर भी मुस्कुराता है और फिर रिमोट लेकर टीवी चालू कर देता है और उसे चैनल आगे पीछे करना और वॉइस को कम या ज्यादा करना भी सिखा देता है। विधि ये देखकर खुश हो जाती है और जाकर टॉम एंड जेरी देखने लगती है। यहाँ पर जितने भी नौकर थे उनमें से किसी को भी विधि पसंद नहीं थी, क्योंकि न सिर्फ ओजस और रणविजय के साथ गलत व्यवहार करती थी बल्कि वह बाकी के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन जब उनके कर ही कुछ नहीं कहते थे उनकी मैडम से, तो फिर वह क्या ही कह सकते थे। जब विधि की एक्सीडेंट होने की बात सबको पता चली थी तो किसी को भी कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा था। विधि को इतना आज्ञाकारी और बात मानने वाली देख रहे थे तो वह भी उसके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगे थे। लेकिन यहाँ पर कोई था जिसे कि विधि बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और यह कोई और नहीं बल्कि शिल्पा थी, जो कि यहाँ की मेड की हेड थी। वह हमेशा से ही रणविजय को पसंद करती आई थी और उसका ओजस के साथ भी अच्छा नाता था, जिसकी वजह से वह हमेशा से यही सोचती थी कि एक न एक दिन वह रणविजय को अपनी जाल में फंसा ही लेगी। जब भी वह विधि को देखी थी उसे विधि कोई बेवकूफ़ लड़की के अलावा और कुछ भी नहीं लगती थी। वह इंसान जो कि पूरी दुनिया को अपने आगे झुक सकता था, वह इंसान इस लड़की का हस्बैंड था और फिर भी ये लड़की इतनी बेवकूफ़ाना हरकत करती थी। लेकिन जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त चली गई थी, तब से ओजस और रणविजय की तरफ उसका नजरिया और उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था, जिसे देखकर शिल्पा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे विधि अपने लिए खतरे की तौर पर महसूस हो रही थी। विधि इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि यहाँ पर कोई था जो कि उसे अपनी जानलेवा नज़रों से देख रहा था। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद विधि बाहर की तरफ चली जाती है, जहाँ बाहर उसे सुंदर सा बड़ा सा गार्डन दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आखिर इस तरह का दृश्य किसे पसंद नहीं होगा।
ऊपर से वहां पर झूले लगे हुए थे और भी खेलने की चीज थी। विधि की आंखों में ये सब देखकर चमक आ जाती है, लेकिन वह ज्यादा बाहर नहीं जाती है क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसने आज तक कभी भी इतनी रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उसके पास इन्हें पहनने के अलावा और कुछ था नहीं। तभी विधि को कुछ याद आता है, जिसे याद करके ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह घर के अंदर दोबारा चली जाती है। जाने से पहले रणविजय ने उसे नया मोबाइल दे दिया था। उसे पता नहीं था कि इस नए मोबाइल को उसे कैसे करते हैं। उसे तो यही नहीं पता था कि मोबाइल होता क्या है। जब रणवीर जैन ने उसे यह मोबाइल दिया था तो उसे लग रहा था जैसे कि यह कोई खिलौना है, और वह उसे अलग अलग कर देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर लाइट होती है वह एकदम से घबरा जाती है और जल्दी से उसे मोबाइल को एक बार फिर से रणविजय के हाथ में पकड़ा देता है। रणविजय जब ये देखा है तो उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और अगले ही पल उसका हंसने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल लाते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुमने इसे मुझे वापस क्यों दे दिया है? ये तुम्हारे लिए ही है। एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारा मोबाइल भी टूट गया था, इसलिए इसके अंदर तुम्हारी पुरानी सिम है। विधि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जो कुछ भी रणविजय उसे बता रहा था। आधी बातें तो उसके सर के ऊपर से ही जा रही थी। यह ऐसा था जैसे कि पहले क्लास के बच्चे को कोई 10th क्लास का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा हो। विधि को सच में अपने मन में रोना आ रहा था, लेकिन तकलीफ की बात यह थी कि वह बेचारी रो भी नहीं सकती थी। श्री भगवान, आपने हमें कहाँ पर फंसा दिया है? अगर हम इन्हें सच बताएंगे तो ये हमें पागल समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ है जो ना ही हमने कभी देखी है और नहीं कभी उनके बारे में सुना है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या करें? और यह मोबाइल इसका करते क्या है? हमें तो कुछ भी पता नहीं है। पुनर्जन्म देने के साथ साथ अगर आप में हमें थोड़ी सी याददाश्त भी दे दी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम हमें इस तरह से परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ता। विधि अपने मन में ये सब सोकर रो रही थी, वही उसके बनते और बिगड़ते हुए एक्सप्रेशंस देखकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, क्या हुआ? क्या ये तुम्हें चलना नहीं आता है? अभी मैं जल्दी में हूँ इसलिए तुम्हें ज़्यादा नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ। इतना कहने के बाद रणविजय उसे मोबाइल चालू करना सीखा था और उसके अंदर अपना नंबर सेव कर देता है और साथ में उसे कैसे फ़ोन करना है वह भी बता देता है। यह मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो या तुम्हें कुछ भी कहना हो तो तुम इस नंबर पर दबा देना, थोड़ी ही देर में तुम्हारी मुझसे बात हो जाएगी। उसकी यह बात सुनकर विधि की आंखों में चमक आ जाती है और वह तुरंत ही मुस्कुराते हुए रणविजय की तरफ देखती है और बोलती है, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या इस छोटे से दिखने वाले डब्बे से मैं सच में आपसे बात कर पाऊंगी? लेकिन आप तो जहां पर जा रहे हैं वह बहुत दूर है। क्या ये सच में काम करेगा? उसकी खुशी से चहकती हुई आवाज़ सुनकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बस अपना सर हमें हिलता है और वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। अपना हाथ आगे बढ़कर विधि के बालों पर रखकर उसके बालों को रब करने लगता है। यह ऐसा था जैसे कि वह किसी छोटी बच्ची पर प्यार बरसा रहा हो। विधि जब यह महसूस करती है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और उसके चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर हमें उनसे बात करनी हो तो हम इस नंबर पर दबाएंगे तो हमारी उनसे बात हो जाएगी। क्या ऐसा सच में हो सकता है? ये सोचकर वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत ही अपने रूम की तरफ चली जाती है। आज सुबह ही उसने नौकरों से कहकर उसे रूम को अच्छे से साफ करवा दिया था। दारू की बोतल बची नहीं थी और ना ही वहां पर दारू की गंदी स्मेल आ रही थी। वहां पर एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो कि माँ को काफ़ी अच्छी लग रही थी। विधि मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन को देख रही थी जिसके ऊपर रणविजय का नाम लिखा हुआ था। हालांकि वह इंग्लिश में लिखा हुआ था, जैसे पढ़ने उसके लिए पॉसिबल नहीं था। विधि के पिताजी ने उसे थोड़ी बहुत पढ़ना लिखना सिखाया था, लेकिन उसने जो भाषा सीखी थी वह हिंदी भाषा थी और उसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। विधि अपने तेज धड़कते दिल के साथ अपनी काटती हुई उंगली से उसे नंबर पर अपनी उंगली रख देती है। उसके साथ ही रणविजय के पास कॉल चली जाती है। थोड़ी ही देर में वह कॉल कनेक्ट भी हो जाती है। जैसे ही यह होता है विधि का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके दिल के अंदर चाकू मार दिया हो। एपिसोड 18। ये सोचकर वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत ही अपने रूम की तरफ चली जाती है। आज सुबह ही उसने नौकरों से कहकर उसे रूम को अच्छे से साफ करवा दिया था।
दारू की बोतल बची नहीं थी और न ही वहां पर दारू की गंदी स्मेल आ रही थी। वहां पर एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो कि मां को काफी अच्छी लग रही थी। विधि मुस्कुराते हुए अपने फोन को देख रही थी जिसके ऊपर रणविजय का नाम लिखा हुआ था। हालांकि वह इंग्लिश में लिखा हुआ था, जैसे पढ़ने उसके लिए पॉसिबल नहीं था। विधि के पिताजी ने उसे थोड़ी बहुत पढ़ना लिखना सिखाया था, लेकिन उसने जो भाषा सीखी थी वह हिंदी भाषा थी और उसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। विधि अपने तेज धड़कते दिल के साथ अपनी काटती हुई उंगली से उसे नंबर पर अपनी उंगली रख देती है। उसके साथ ही रणविजय के पास कॉल चली जाती है। थोड़ी ही देर में वह कॉल कनेक्ट भी हो जाती है। जैसे ही यह होता है विधि का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसके दिल के अंदर चाकू मार दिया हो, क्योंकि सामने से किसी लड़के की या फिर रणविजय की आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि एक लड़की की प्यारी और मधुर आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर विधि का दिल जो कि जोरों से धड़क रहा था और घबराहट और दर्द की वजह से रोने जैसा हो गया था, क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी में एक लड़का बहुत सारी शादियां कर सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि रणविजय इसके बारे में उसने सोचा था कि वह इस जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुशनसीब है। भगवान ने उसे इतना अच्छा प्यार करने वाला प्यारा बेटा और साथ में इतना सुंदर दिखने वाला पति दिया था। वह सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मान रही थी। वही उसके सपने पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे यह आवाज़ सुनकर। हेलो, कौन है? किसने कॉल किया है? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? विधि जो कि अपने ही ख्यालों में गम थी, जब उसे दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है तो वह अपने होश में वापस आती है, लेकिन उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे लड़की के सवालों का जवाब दे। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और उसकी आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वह एक बार फिर से बहने लगते हैं। विधि उसकी बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है और फ़ोन काट देती है। दिल्ली के कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी और उसके आजू बाजू छोटे छोटे कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिस बने हुए थे। वहां पर जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, राजावत ग्रुप ऑफ कंपनीज। राजावत कॉर्पोरेशन के अंदर जितनी भी बिजनेस चल रहे थे उन सब का हेडक्वार्टर यहीं पर था। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसकी इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बाहर से भी और अंदर से भी। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर प्रेसिडेंट के केबिन में इस वक्त एक लड़की बैठी हुई थी, जिसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और वह काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रही थी। थोड़ी ही देर में केबिन का दरवाज़ा खुलता है और उसके साथ साथ वहां पर रणविजय आता है जिसके हाथ में एक फाइल लगी हुई थी। लिली, क्या मिस्टर मेहता आ गए हैं? अगर वह आ गई है तो मीटिंग की तैयारी करो, और अगर वह नहीं आए हैं तो फिर हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते हैं जो टाइम की वैल्यू ना समझते हो। तुम अभी के अभी उन्हें ये बता देना कि डील को कैंसिल कर दिया गया है। लिली जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी और क्यूट लग रही थी, वह जैसे ही रणविजय की कठोर और ठंडी आवाज़ सुनती है वह तुरंत ही अपनी पीठ को सीधी कर लेती है और जल्दी से बोलती है, जी सर, वह आ गए हैं और मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई थी तब आपका कॉल रिंग कर रहा था। आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने कॉल को रिसीव कर लिया था, लेकिन सामने से किसी की आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए। इतना कहने के बाद दिल्ली चुप हो जाती है। रणविजय जानता था कि जो मोबाइल उसका यहाँ पर मौजूद था वह उसका पर्सनल मोबाइल था और उसे पर बहुत कम लोगों का फ़ोन आता था। ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई उसे कॉल करे और जवाब ना दे। ठीक है, तो तुम कॉन्फ्रेंस हॉल में जाओ और मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग की तैयारी करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसकी ठंडी और ऑर्डर देने वाली आवाज़ सुनकर लिली जो कि पहले आराम से बैठी हुई थी वह तुरंत ही खड़ी हो जाती हो, जल्दी से अपना सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। उसके वहां से जाने के बाद रणविजय अपना फ़ोन उठाता है और चेक करता है कि आखिरकार उसे कॉल किसने किया था। लेकिन जैसे ही वह कॉलर आईडी पर वह नाम देखा है उसकी पकड़ उस फ़ोन पर काश जाती है। रावत मेंशन। विधि ने जब से उसे लड़की की फ़ोन पर आवाज़ सुनी थी तब से वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और उसे बार बार बस यही ख्याल आ रहा था कि रणविजय उससे लड़की के साथ है। ये सोच सोच कर ही उसका दिल बैठ जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगभग 1-1.5 घंटा लगातार रन की वजह से उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। फिर विधि बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोती और अपने आप को संभालती है। कोई बात नहीं है विधि, तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर वह इतने ज़्यादा सुंदर दिखते हैं तो फिर उनकी शायद और भी कई बीवियां रही होगी। तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओजस है ना, वह तो तुम्हारा बेटा है। वह तो सच में तुमसे प्यार करता है।
ये सब कहने के बाद विधि अपने आप को संभालती है और वापस से लिविंग हॉल में जाती है जहां पर शर्मिला आंटी कहीं पर जाने की तैयारी कर रही थी। शर्मिला आंटी जब विधि को इस तरह से दुखी देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन आज सुबह विधि ने जब ओजस को बचाया था तब से शर्मिला आंटी की नाराजगी उसके प्रति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और वह जब विधि को इस तरह से दुखी देखी है तो उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ मैडम, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है, आप चाहे तो आप मुझे बता सकती हैं। विधि जैसे ही शर्मिला आंटी की बात सुनती है तो वह तुरंत ही उनकी तरफ देखती है। आज उसे उनकी आंखों में अपने लिए नफरत या गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसे सच में अपने लिए परिवार दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वह मुस्कुराती और बोलती है, नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वह मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही हूँ, और कोई बात नहीं है। उसकी बात सुनकर शर्मिला आंटी मुस्कुराती है और बोलती है, अगर आप अकेलापन फील कर रही हैं तो क्या आप मेरे साथ ओजस को स्कूल लेने के लिए आएंगे, मैं उसको स्कूल लेने के लिए जा रही हूँ, अगर आप चाहे तो आप चल सकती हैं। विधि जैसे ही शर्मिला आंटी की बात सुनती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि आखिरकार वह भी इस घर से निकलने के बाद बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। इस अब तक ये पता नहीं था कि आखिरकार 100 सालों में इस दुनिया में क्या क्या बदल गया है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि स्कूल किसे कहते हैं, लेकिन ओजस ने उसे बताया था कि स्कूल वह जगह है जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। विधि अपने आप को देखते हैं जिसे एक वाइट कलर की शर्ट और साथ में एक शॉर्ट पहना हुआ था। उसे सच में इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन वह किसी से का भी नहीं सकती थी। शर्मिला आंटी उसे अपने आप को देखा हुआ पाती है और वह बोलती है, क्या हुआ, क्या आप तैयार होना चाहती हैं? अगर ऐसा है तो आप तैयार हो सकती है, हमारे पास अभी भी आधे घंटे का समय है। उनकी बात सुनकर विधि तुरंत ही बोलती है, नहीं आंटी, मुझे तैयार नहीं होना है, चलिए चलते हैं वरना ओजस को लाने में देर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर शर्मिला आंटी मुस्कुराती है और फिर वह दोनों ही बाहर चली जाती है। वहां पर पहले से ही ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। वैसे तो विधि ने अस्पताल में ही देख लिया था कि रणविजय कितना ज़्यादा अमीर है, उसके पास जो गाड़ी थी वह बहुत ही ज़्यादा बड़ी और लग्जरियस थी। लेकिन उसे लगा था कि वह एक ही गाड़ी उसके पास थी, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी के चलते उसे पता चला कि रणविजय के पास बॉडीगार्ड से यानी कि अंगरक्षक। ये सब सुनकर ही एक बार फिर से विधि को वह पल याद आ जाता है जब उसने उसे लड़की की आवाज़ सुनी थी। विधि, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम्हारे पति इतने ज़्यादा अमीर है इसलिए ही उनकी इतनी सारी पत्नी होगी। आखिर इतना इमेज इंसान इतना सब कुछ तो संभाल ही सकता है। भगवान जी, क्या हो जाता है आपका, अगर आप मुझे गरीब घर में दे देते तो कम से कम मेरा पति मेरा तो होता, सिर्फ मेरा। एक तो वह इतने ज़्यादा अमीर है, ऊपर से वह इतने ज़्यादा सुंदर है, कौन माँ बाप कौन लड़की नहीं चाहेगी कि वह उनसे शादी कर ले। विधि पता नहीं क्या क्या रणविजय के बारे में सोच जा रही थी, और यही सब सोच सोचकर वह अपना बीपी भी हाई कर रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था, साथ ही साथ उसे अपनी किस्मत पर बुरा भी लग रहा था। विधि और शर्मिला आंटी दोनों ही गाड़ी में बैठकर मेंशन के बाहर निकल जाते हैं। जब गाड़ी मेंशन के बाहर निकल रही थी तब जाकर विधि उसे गार्डन को देखते हैं जो कि इतना ज़्यादा बड़ा और शानदार था। जब वह यहाँ पर आई थी तब उसे पता ही नहीं था कि यह जगह कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन ये खूबसूरती देख देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये सारी खूबसूरती और अच्छी चीज़ है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सब चीज़ नहीं होती तो वह ज़्यादा अच्छी रहती। यही सब सोते हुए वह दुखी हुई जा रही थी और थोड़ी ही देर में वह लोग किंडर गार्डन के सामने खड़े होते हैं, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा और महंगा शहर गार्डन था। बाहर से ही देखने में उसकी भव्यता और उसकी शान शौकत पता चल रही थी। देखकर ही कोई भी बता सकता था कि यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके परिवार बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले होंगे। वहाँ पर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा महंगी और लग्जरियस गाड़ी अगर किसी की थी तो वह गाड़ी वही थी जिसमें विधि और शर्मिला आंटी ओजस को लेने के लिए आई थी। वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान शर्मिला आंटी के साथ उसे मुरझाए हुए शक्ल की लड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर जितने भी पेरेंट आए हुए थे उन्हें पता था कि यहाँ पर एक ओजस नाम का लड़का पढ़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर और हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी को भी यह नहीं पता था कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि डी बिजनेस टाइकून रणविजय रावत का इकलौता बेटा है। एपिसोड 19। लेकिन ये खूबसूरती देख देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
ये सारी खूबसूरती और अच्छी चीज़ है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सब चीज़ नहीं होती तो वह ज़्यादा अच्छी रहती। यही सब सोते हुए वह दुखी हुई जा रही थी और थोड़ी ही देर में वह लोग किंडर गार्डन के सामने खड़े होते हैं, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा और महंगा शहर गार्डन था। बाहर से ही देखने में उसकी भव्यता और उसकी शानो शौकत पता चल रही थी। देखकर ही कोई भी बता सकता था कि यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके परिवार बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले होंगे। वहाँ पर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा महंगी और लग्जरियस गाड़ी अगर किसी की थी तो वह गाड़ी वही थी जिसमें विधि और शर्मिला आंटी ओजस को लेने के लिए आई थी। वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान शर्मिला आंटी के साथ उसे मुरझाए हुए शक्ल की लड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर जितने भी पेरेंट आए हुए थे उन्हें पता था कि यहाँ पर एक ओजस नाम का लड़का पढ़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर और हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी को भी यह नहीं पता था कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि डी बिजनेस टाइकून रणविजय रावत का इकलौता बेटा है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि ओजस सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत प्यार था। उसकी मम्मी पापा जो भी होंगे वह सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यार होंगे। थोड़ी ही देर में किंडर गार्डन के बच्चों की लाइन स्कूल से बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग अपना अपना ध्यान अपने अपने बच्चों पर लगा लेती है। ओजस आराम से चलते हुए लाइन में आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी हुई विधि पर पड़ती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। और आखिर ऐसा होता भी क्यों नहीं, आज पहली बार उसकी मम्मी उसे स्कूल से लेने जो आई थी, तो उसका खुश होना तो लाजिमी था। वह खुशी से चाहे करता है और जल्दी से अपने साथ में चल रही दोस्त को बोलता है, मैं तुमसे कहा था ना कि मेरी भी मम्मी है, तुम कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते थे। देखो आज मेरी मम्मी मुझे लेने के लिए आए हैं। ओजस के साथ एक उसकी हम उम्र का छोटा सा बच्चा उसके साथ साथ चल रहा था। वह भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्यार था, गोल मटोल सा। जैसे ही वह ओजस की बात सुनता है वह हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में तुम्हारी मम्मी आज तुम्हें लेने के लिए आई है? पर मुझे तो वह दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पर है? इतना कहने के साथ ही वेदांत उचक उचक कर देखने लगता है कि आखिरकार ओजस की मम्मी है कौन। ओजस जब ये देखा है तो वह मुस्कुराता है और अपनी उंगली उस दिशा में इशारा करता है जहां पर विधि खड़ी हुई थी। जैसे ही वेदांत विधि को देखा है उसके चेहरे पर जो सरप्राइज लोग था वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं आने देता है और वह कुछ कहता है उससे पहले ही एक मोटा बच्चा बोलता है, जो कि ओजस के आगे आगे चल रहा था, यह आंटी कितनी ज़्यादा बदसूरत है। ओजस तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी मम्मी इतनी ज़्यादा बदसूरत होगी। तुम्हारी मम्मी तो ऐसी लग रही है जैसे कि हमारे घर पर काम करने वाली जो आंटी आती है ना, उनके जैसे। ओह सॉरी आंटी, मैंने आपकी बेइज्जती की है। सॉरी ओजस, लेकिन तुम्हारी मम्मी तो उन आंटी से भी ज़्यादा बेकार लग रही है देखने में। तुम्हारी मम्मी सच में बहुत ज़्यादा बदसूरत है, तुम मेरी मम्मी को देखो, वह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। उसका ये कमेंट सुनकर न सिर्फ ओजस बल्कि वेदांत भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि कोई इंसान कैसा भी क्यों न लगता हो, लेकिन हमें कोई भी हक नहीं है कि हम किसी भी इंसान की बुराई करें। ये बात उनकी स्कूल टीचर ने कई बार उन्हें समझाई थी, लेकिन यह मोटा राहुल कभी भी इस बात को समझता ही नहीं था। ओजस जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश था, अचानक से राहुल का ये सब बोलने से वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ता है। राहुल जो कि आगे चल रहा था उसकी शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ घूमता है और एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मार देता है। भले ही ओजस एक 3 साल का छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसने जो मुक्का मारा था उसे मुक्के से राहुल के चेहरे पर निशान बन गया था। जैसे ही उसे वह मुक्का पड़ता है वह दर्द सहन नहीं कर पाता है और जोर से ओजस को धक्का मारता है, लेकिन ओजस वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा रहता है और वह अपनी जगह से टच से मस नहीं होता है। वही वह बच्चा राहुल जोर जोर से रोने लगता है, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा सा अफरा तफरी वाला हो जाता है। एपिसोड 20। उसका ये कमेंट सुनकर न सिर्फ ओजस बल्कि वेदांत भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि कोई इंसान कैसा भी क्यों न लगता हो, लेकिन हमें कोई भी हक नहीं है कि हम किसी भी इंसान की बुराई करें। ये बात उनकी स्कूल टीचर ने कई बार उन्हें समझाई थी, लेकिन यह मोटा राहुल कभी भी इस बात को समझता ही नहीं था। ओजस जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश था, अचानक से राहुल का ये सब बोलने से वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ता है। राहुल जो कि आगे चल रहा था उसकी शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ घूमता है और एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मार देता है।
भले ही ओजस एक 3 साल का छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसने जो मुक्का मारा था उसे मुक्के से राहुल के चेहरे पर निशान बन गया था। जैसे ही उसे वह मुक्का पड़ता है वह दर्द सहन नहीं कर पाता है और जोर से ओजस को धक्का मारता है, लेकिन ओजस वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा रहता है और वह अपनी जगह से टच से मस नहीं होता है। वही वह बच्चा राहुल जोर जोर से रोने लगता है, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा सा अफरा तफरी वाला हो जाता है। राहुल की मम्मी पहले ही उसे वहां पर लेने के लिए आई हुई थी और जैसे ही वह अपने बेटे को पीटते हुए देखते हैं वह जल्दी से वहां पर जाती है और अपने बेटे को उठाकर प्यार करते हुए बोलती है, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने आपके साथ कोई बदतमीजी की है? बताओ मम्मी को, मम्मी उनको सबक सिखाएंगी। राहुल की मम्मी उसी की तरह बदतमीज और घमंडी थी कि उनका बच्चा रो रहा था, लेकिन कम से कम उन्हें एक बार ये तो पूछ लेना चाहिए था कि आखिर यहाँ पर बात क्या हुई थी। सिर्फ ये देख लेने भर से कि उनका बेटा रो रहा है और इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि गलती सामने वाली की ही थी। ओजस और वेदांत जब ये सुनते हैं तो वेदांत का चेहरा डर के मारे पीला हो जाता है और वह बोलता है, ओजस हम क्या करेंगे, यह आंटी तो हमें मारेगी। वेदांत जितना डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई दे रहा था, ओजस के चेहरे पर कोई डर या घबराहट दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि उसकी आंखों में अब भी गुस्सा और नफरत थी। शर्मिला आंटी और विधि भी जब ये देखी है तो वह जल्दी से ओजस के पास चली जाती है और वहां पर उनकी क्लास टीचर भी आ जाती है। जाहिर सी बात थी कि राहुल को चोट लगी थी, इसलिए टीचर सबसे पहले राहुल की तरफ जाती है और बोलती है, राहुल क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो, किसी ने कुछ कहा कि आपको? अभी टीचर ने इतना ही कहा था कि उससे पहले ही राहुल की मम्मी टीचर पर भड़कते हुए बोलती है, आप बच्चों को क्या शिक्षा देती है? आपने देखा आपके स्टूडेंट ने मेरे बच्चे को मारा। मेरा बच्चा इतना ज़्यादा अच्छा है कि कभी किसी से कुछ भी नहीं कहता है और फिर भी उसके साथ यह सुलूक हुआ है। टीचर एक नज़र राहुल को देती है जिसका चेहरा सच में सूजा हुआ था, लेकिन जैसा कि राहुल की मम्मी कह रही थी कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा और प्यार है। टीचर उनके साथ लगभग आधा दिन बिताती थी तो उन्हें कैसे पता नहीं होगा कि कौन बच्चा कैसा है। टीचर शांति से राहुल की मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है, देखिए मिस, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर राहुल को चोट लगी है, लेकिन पहले हम ये तो पता कर ले कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। अब तक विधि और पहुँच चुकी थी। विधि जब ओजस को देखते हैं तो उसके चेहरे पर ओजस के लिए प्यार उड़ आता है और वह जल्दी से ओजस के पास चली जाती है। जैसे ही ओझा से अपनी मम्मी की बाहों को अपने आसपास महसूस करता है वह शांत हो जाता है। टीचर वहां पर खड़े हुए एक और बच्चे की तरफ देखते हुए बोलती है जिसकी उम्र उन बच्चों की जितनी ही थी, 3 साल की, और वह एक लड़की थी जिसने अपने बालों की छोटी छोटी 2 चोटी बनाई हुई थी, की वजह से वह लड़की और भी ज्यादा प्यारी, किसी प्रिंसेस की तरह दिखाई दे रही थी। टीचर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, आद्या आप यहीं पर थी ना, आप बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था और राहुल को चोट कैसे लग गई है। आद्या एक नज़र ओजस को देखते हैं और उसके बाद वेदांत को। ये करते हुए उसकी बड़ी बड़ी आंखें बार बार ब्लैंक कर रही थी, जिसकी वजह से वह और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। टीचर वह ओजस वेदांत को उसकी मम्मी को दिखा रहा था, लेकिन तभी राहुल ने ओजस की मम्मी की इंसल्ट की थी, जिसकी वजह से ओजस को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर राहुल के फेस पर घूंसा मार दिया। आद्या ने यह बातें बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से कही थी। वही आद्या की बातें सुनकर टीचर को पूरी तरह से यकीन था कि यही हुआ होगा। स्कूल की मम्मी जब अपने बेटे की गलती सुनती है तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन तभी उनकी नज़र ओजस के बगल में खड़ी हुई उसे लड़की पर जाती है, जिसने कि सिर्फ एक वाइट कलर का क्रॉप टॉप और साथ में एक हॉट पैंट पहना हुआ था, के बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी स्किन भी थोड़ी रूखी सूखी दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसे अपने आप पर थोड़ा घमंड होता है और वह अपने बेटे की साइड लेते हुए बोलती है, हाँ तो इसमें मेरे बेटे ने गलत ही क्या कहा था? टीचर स्कूल में बच्चों को सच बोलना ही तो सिखाया जाता है। इस बच्चे की मम्मी इतनी ज़्यादा बदसूरत है तो इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? शर्मिला आंटी, टीचर और विधि तीनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि यह औरत सच में इतनी ज़्यादा बेशर्म कैसे हो सकती है। खुद के बेटे की गलती होने के बावजूद भी वह इसकी सपोर्ट कैसे ले सकती है। ऐसे ही माँ बाप होते हैं जो कि गलत होते हुए भी अपने बच्चों को डांटते नहीं हैं, और आगे जाकर जब वह बच्चे बिगड़ जाते हैं फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें अपनी गलती और अपने बिहेवियर के बारे में तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि यही बदतमीजी यह बच्चे जो दूसरों के साथ कर रहे हैं
खुद अपनी मम्मी पापा की बेइज्जती करने पर नहीं आ जाते हैं तब तक उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता है। विधि को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वह धीरे से चलते हुए राहुल की मम्मी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं जैसी भी दिखती हूँ लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर हर एक माँ अपने बेटे और बेटी के लिए खूबसूरत ही होती है। को पता था कि आपके बेटे ने गलती की हो और फिर भी आप आपके बेटे की गलती को देख नहीं रही है। ठीक है, माना कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन क्या आप अपने आप को खूबसूरत ज़्यादा मानती हैं? इतना कहने के बाद विधि राहुल की मम्मी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है। राहुल की मम्मी लगभग 25 से 30 साल की थी, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा मोटी थी और उन्होंने भारी मेकअप किया हुआ था, जिसकी वजह से वह थोड़ी बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन तब तक जब तक कि कोई उनके नज़दीक जाकर उन्हें नहीं देख लेता। एक बार जब उनका भारी मेकअप उनके चेहरे से हटा दिया जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा बदसूरत और भयानक दिखेंगी, यह बात तो तय थी। राहुल की मम्मी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि विधि उन्हें किस तरह से देख रही थी, जिसे देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह उसकी तरफ दूर कर देती है और बोलती है, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? विधि अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ले आती है और वह बोलती है, कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि आप सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कहीं मेरी नज़र ना लग जाए आपकी खूबसूरती को। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जैसी खूबसूरती मुझे कभी ना मिले। कि यह बात सुनकर न सिर्फ शर्मिला आंटी बल्कि टीचर को भी हंसी आ जाती है और वहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आए हुए थे, जो कि यहाँ पर देखने आए थे कि आखिर में पास क्या है, जब वह लोग विधि की बात सुनते हैं तो वह भी अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाते हैं। विधि को दूसरे की बेइज्जती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अगर कोई सामने से आकर उससे कहे कि आओ और मेरी बेइज्जती करो, तो फिर वह पीछे कैसे हट सकती थी। वैसे भी अपने पुनर्जन्म में उसने यह बात गांठ बांध ली थी कि अगर कोई भी उसके साथ बदतमीजी करेगा तो वह अब सिर्फ सुनकर नहीं रहेगी। शर्मिला आंटी को भी एहसास नहीं था कि विधि इतनी अच्छी बात को संभाल लेगी। उसके बाद विधि नीचे बैठी है और ओजस को प्यार से किस करती है और बोलती है, ओजस बेटा मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मानती हूँ कि गलती राहुल की थी, उसे इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन थोड़ी गलती आपकी भी तो है ना। अगर वह गलती कर रहा था तो आपको इस बारे में टीचर को बताना चाहिए था, या फिर आप चाहते तो आप डैडी को या फिर मुझे भी बता सकते थे। आपको लगता है कि आपने राहुल को मारकर अच्छा किया है। देखो उसका चेहरा, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। अपनी मम्मी की बात सुनकर ओजस को थोड़ा बुरा लगता है और वह अपना सर नीचे झुका लेता है। आई एम सॉरी मम्मी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। उसकी बात सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कम से कम उसके बेटे को इतना तो पता है कि उसने गलती की है। वह फिर मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ती है, गालों को अपने हाथ में लेते हुए प्यार से बोलती है, क्या आपको लगता है कि आप सही इंसान से माफ़ी मांग रहे हैं? आपने जो किया था वह मेरे साथ नहीं किया था, आपने राहुल के साथ किया है। तो क्या आपको माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए या फिर राहुल से? अपनी मम्मी की बात सुनकर ओजस को समझ में आ जाता है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। फिरोज मुड़कर राहुल की तरफ देखा है, जिसके चेहरे पर सच में सूजन आई हुई थी। ये देखकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और वह अपने दोनों कान पकड़कर राहुल की तरफ देखा है और बोलता है, एपिसोड 21, आपको लगता है कि आपने राहुल को मारकर अच्छा किया है। देखो उसका चेहरा, उसे कितना दर्द हो रहा होगा। अपनी मम्मी की बात सुनकर ओजस को थोड़ा बुरा लगता है और वह अपना सर नीचे झुका लेता है। आई एम सॉरी मम्मी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। उसकी बात सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कम से कम उसके बेटे को इतना तो पता है कि उसने गलती की है। वह फिर मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ती है, गालों को अपने हाथ में लेते हुए प्यार से बोलती है, क्या आपको लगता है कि आप सही इंसान से माफ़ी मांग रहे हैं? आपने जो किया था वह मेरे साथ नहीं किया था, आपने राहुल के साथ किया है। तो क्या आपको माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए या फिर राहुल से? अपनी मम्मी की बात सुनकर ओजस को समझ में आ जाता है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। फिरोज मुड़कर राहुल की तरफ देखा है, जिसके चेहरे पर सच में सूजन आई हुई थी। ये देखकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और वह अपने दोनों कान पकड़कर राहुल की तरफ देखा है और बोलता है, आई एम सॉरी राहुल। उसने बस इतना ही कहा था, इससे आगे वह कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वह जानता था कि जितनी गलती उसकी थी उससे ज़्यादा गलती राहुल की थी।
राहुल को भी अपनी गलती का थोड़ा एहसास होता है और वह अपनी मम्मी की तरफ देखा है जो कि गुस्से से उसे ही देख रही थी। हालांकि वह जानती थी कि अगर इस बार उसने राहुल को माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा, सबके सामने वही बुरी साबित हो जाएगी, और उसे अपनी अच्छी इमेज मेंटेन करना बहुत ज़्यादा पसंद था। ऐसे में जब उसके बेटे की गलती साबित हो गई थी तो ना चाहते हुए भी उसे अपने बेटे से कहना पड़ता है, राहुल आपकी भी थोड़ी गलती थी, को इस तरह से किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। आपको भी इस बच्चे से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि राहुल की मम्मी यह सब बातें बोल जरूर रही थी, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था ये सब करने का। वहां पर मौजूद हर एक इंसान को समझते हुए देर नहीं लगी थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि बात को जितना आगे बढ़ते हैं वह उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। राहुल फिर ओजस की तरफ देखता है और वह भी अपने कान पकड़कर बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे भी यह सब नहीं कहना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। थोड़ी ही देर में सब लोग अपने अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं। राहुल की मम्मी भी राहुल को लेकर अपने साथ चली जाती है। अभी तक आध्या की मम्मी और वेदांत के घर से कोई भी उन्हें लेने के लिए नहीं आया था। अब जाकर विधि का ध्यान उस प्यारी सी बच्ची और वेदांत पर पड़ता है। उसे देखकर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह विधि को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, ये वेदांत है मेरा बेस्ट फ्रेंड, परी आध्या है, यह मेरी क्लास में मेरे साथ ही पढ़ती है। विधि फिर मुस्कुराती और छोटे बच्चों की तरफ देखते हुए बोलती है, नमस्ते बच्चे, कैसे हो आप? आध्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तारीफ सुनकर आज के गोल मटोल चेहरे पर छोटे छोटे दो गुलाबी गुलाबी राउंड दिखाई देने लगते हैं कि उसे शर्म आ रही थी। ये देखकर विधि और शर्मिला आंटी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पर दो और गाड़ी आती है। साथ ही आध्या और वेदांत भी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। आज सच में ओजस बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि पहली बार उसकी मम्मी उसे लेने जो आई थी, जिसकी खुशी उसके मासूम चेहरे पर देखी जा सकती थी। इतनी देर में वह लोग घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंचने के बाद शर्मिला आंटी ओजस को अपने साथ लेकर जाती है कपड़े बदलने के लिए। लिविंग हॉल में आराम से बैठी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जब से उसने मोबाइल पर उसे दूसरी लड़की की बात सुनी थी तब से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब था। तभी उसे कुछ याद आता है और वह जल्दी से किचन की तरफ चली जाती है। जैसे ही वह किचन में पहुंचती है, एक बार फिर से उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता है। किचन सच में बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड और बहुत ही ज़्यादा मॉडल था। उसने कभी आस्था कितना अच्छा रसोई घर नहीं देखा था, एकदम साफ सुथरा, क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी में उसका जो रसोई घर था वहां पर चूल्हा जलाया जाता था, और उसके धुएं की वजह से वहां की दीवारें काफ़ी ज़्यादा काली हो जाया करती थी। और उसे सिर्फ चूल्हा जलाना नहीं आता था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर तो बहुत सारे इक्विपमेंट भी रखे हुए थे। जैसे ही वहाँ पर खड़े हुए नौकर विधि को अंदर आया हुआ देखते हैं, वो लोग हैरान रह जाते हैं और उनमें से तुरंत ही मनीष जल्दी से आगे आ जाता है। क्या हुआ मैडम, आपको कुछ चाहिए क्या? बता दीजिए, हम अभी तैयार कर देते हैं। मनीष की बात सुनकर विधि उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर कुछ बनना चाहती हूँ, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? उसकी बात सुनकर न सिर्फ मनीष बल्कि वहाँ पर मौजूद और भी नौकर हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कुछ गलत सुन लिया था। क्या सच में उन्होंने वही सब सुना था जो कुछ अभी अभी विधि ने कहा था? क्या वह यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं आई थी? यही सब सवाल इस वक्त उन सब के जहन में चल रहे थे। विधि को वह लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्होंने किसी और ही इंसान को देख लिया हो। जी को भी यह अजीब लगता है, इसलिए वह उन सब की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? क्या आप लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। जैसे ही मनीष और बाकी सब ये बात सुनते हैं, वह लोग अंदर तक कांप जाते हैं। अगर विधि ने ये सब बातें रणविजय के सामने कह दी तो उनकी जॉब के साथ साथ उनकी जिंदगी जाना भी तय था, और वह लोग अपनी जिंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए तुरंत ही मनीष आगे बढ़कर बोलता है, नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपकी मदद करना चाहते हैं, वह आप पहली बार किचन में आए हैं ना, इसलिए हम बस थोड़ा सा परेशान हो गए थे। विधि जब ये सुनती है तो वह राहत की सांस लेती है। उसके बाद एक बार फिर से वह किचन में देखती है जहाँ पर अलग अलग तरह के इक्विपमेंट रखे हुए थे। विधि को सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ये सब बोलना पड़ता है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरी याददाश्त चली गई है।
मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। जो मैं कहूँ आप मुझे प्लीज़ बुला कर दे दीजिएगा और साथ में मेरी थोड़ी मदद कर दीजिएगा बस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चूल्हा कहाँ पर है? मनीष के साथ साथ बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी हैरानगी नहीं दिखाई दे रही थी। इस बार उनके लिए और भी ज़्यादा शौकन बात थी कि विधि खाना बनाने वाली थी। इतनी देर में उनके आश्चर्य और उनकी हैरानी तुरंत ही गायब हो जाती है, क्योंकि विधि जिस स्पीड से काम कर रही थी वह देखकर ऐसा लग रहा था उसे ये सब काम करने में कितनी ज़्यादा महारत हासिल है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस काम में उसे कोई हरा ही नहीं सकता है। न सिर्फ बाकी के नौकर बल्कि मनीष भी हैरान रह जाता है, जो कि खुद एक शेफ था। विधि की चाकू पकड़ने की स्टाइल और उसकी कटिंग करने की स्पीड देखकर वह भी अचंभे में पड़ गया था। और थोड़ी ही देर में विधि खाना बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी जो खुशबू थी वह सिर्फ किचन में ही नहीं बल्कि किचन के बाहर भी महसूस हो रही थी। ओजस अभी ही कपड़े बदलकर नीचे आया था और उनके साथ साथ शर्मिला आंटी भी नीचे आ जाती है। जैसे ही वह दोनों नीचे पहुंचते हैं, उनकी नाक में भी जायकेदार और स्वादिष्ट खाने की खुशबू चली जाती है। ओजस की आंखों में चमक आ जाती है और वह जल्दी से वहां पर खड़े हुए एक नौकर की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल आज लंच में क्या बन रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आज से पहले इस तरह का खाना शायद घर में कभी नहीं बना है। उसकी बात सुनकर नौकर ओजस की बात का जवाब दे पाता उससे पहले ही विधि अपने साथ ही केक करके खाने की डिशेस को टेबल पर लगने लगती है, जिसे देखकर शर्मिला आंटी और ओजस दोनों ही हैरान रह जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो खाना आज बना है वह किसी और ने नहीं बल्कि विधि ने बनाया है? क्या विधि को सच में खाना बनाना आता है? ओजस जब ये देखा है तो वह जल्दी से अपनी चमकती हुई आंखों को लेकर भागते हुए विधि के पास जाता है और उसके पैरों को गले लगाते हुए बोलता है, मम्मी की आज का खाना आपने बनाया है? क्या आपने सच में मेरे लिए खाना बनाया है? विधि जैसे ही ओजस की प्यारी बात सुनती है वह तुरंत ही नीचे जमीन पर बैठ जाती है और उसके मोटे मोटे गालों को खींचते हुए बोलती है, मम्मी अपने बेटे के लिए खाना नहीं बनाएगी तो किसके लिए बनाएगी? हाँ, मम्मी ने ये खाना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है। लेकिन अगर मम्मी से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, ठीक है? पूजा से अपनी मम्मी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। शर्मिला आंटी साइड में खड़ी हुई थी और वह डिशेज को देखकर ही बता सकती थी कि सच में खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना होगा। विधि पहले ओजस को उठाकर चेयर पर बैठा दी और फिर शर्मिला आंटी की तरफ देखते हुए बोलती है, शर्मिला आंटी आए हैं ना, आप भी हमारे साथ खाना खाए। शर्मिला आंटी है। जब विधि की बात सुनती है तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि वह उन्हें भी उतनी ही इज्जत और तवज्जो दे रही है जितनी कि वह बाकी सबको देती है। लेकिन आखिरकार वह वहाँ पर एक काम करने वाली थी और वह मालिक की जगह नहीं ले सकती थी। नहीं बेटा, मुझे अभी घर जाना होगा, आप आराम से अपना लंच एंजॉय कीजिए। इतना कहने के बाद शर्मिला आंटी तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। विधि को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह फिर ओजस की तरफ ध्यान देती है और उसकी प्लेट में खाना निकाल कर देती है। जैसे ही ओजस अपने प्लेट में स्वादिष्ट खाने को देखा है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसके मुंह में पानी आने लगता है। ऐसा नहीं था कि उसने आज से पहले इस तरह का खाना नहीं खाया था, लेकिन आज जो खाने की खुशबू आ रही थी वह बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा अलग थी। विधि जब ओजस के चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशंस देखी है तो उसको भी अच्छा लगता है और वह अपने हाथों से ओजस को खाना खिलाने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। एपिसोड 22 शर्मिला आंटी है। जब विधि की बात सुनती है तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि वह उन्हें भी उतनी ही इज्जत और तवज्जो दे रही है जितनी कि वह बाकी सबको देती है। लेकिन आखिरकार वह वहाँ पर एक काम करने वाली थी और वह मालिक की जगह नहीं ले सकती थी। नहीं बेटा, मुझे अभी घर जाना होगा, आप आराम से अपना लंच एंजॉय कीजिए। इतना कहने के बाद शर्मिला आंटी तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। विधि को ये देखकर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह फिर ओजस की तरफ ध्यान देती है और उसकी प्लेट में खाना निकाल कर देती है। जैसे ही ओजस अपने प्लेट में स्वादिष्ट खाने को देखा है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसके मुंह में पानी आने लगता है। ऐसा नहीं था कि उसने आज से पहले इस तरह का खाना नहीं खाया था, लेकिन आज जो खाने की खुशबू आ रही थी वह बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा अलग थी। विधि जब ओजस के चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशंस देखी है तो उसको भी अच्छा लगता है और वह अपने हाथों से ओजस को खाना खिलाने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है।
विधि और ओजस दोनों ही एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर उन्हें रणविजय आता हुआ दिखाई देता है। विधि को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है, वह भी इतनी जल्दी। लेकिन जब ओजस अपने पापा को इतना जल्दी यहाँ पर आता हुआ देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसके पापा कभी भी इतनी जल्दी घर पर नहीं आते थे। हालांकि रणविजय गुर्जर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर जाकर उसके साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करे उतना अच्छा। जैसे ही रणविजय घर के अंदर पहुँचता है उसे भी खाने की एक अलग ही खुशबू महसूस होती है, जिससे वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। जब ओजस ये देखता है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपने पापा की तरफ देखते हुए बोलता है, पापा जल्दी आ जाओ, आज ना मम्मी ने पहली बार हमारे लिए खाना बनाया है। जैसे ही रणविजय उसकी यह बात सुनता है उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। क्या अभी अभी ओजस में जो कहा था वह सच है? क्या सच में इतनी अच्छी खान की खुशबू इसलिए आ रही थी क्योंकि यह खाना किसी और ने नहीं बल्कि विधि ने बनाया है? वह ये बात नहीं जानता था कि विधि को खाना बनाना आता भी है या नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई थी और बाद में उसने जबरदस्ती विधि से शादी करके उसे अपने घर में रखा था, ऐसे में वह खुशी खुशी उसके लिए काम कैसे कर सकती थी। ऊपर से जब उसने पहली बार विधि को देखा था तब विधि कितनी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी थी यह उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। लेकिन आज जब वह उसके मुरझाए हुए चेहरे को देख रहा था तो उसे अपने किए पर ही पछतावा हो रहा था। विधि रणविजय के आने से थोड़ा सा असहज हो जाती है, लेकिन फिर भी वह वहां पर रखी हुई प्लेट में उसके लिए खाना निकाल देती है, जिसे देखकर रणविजय तुरंत ही साइड में जाकर फ्रेश होकर आता है और थोड़ी देर में वापस डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। रणविजय आराम से अपनी जगह पर बैठा हुआ था, वही विधि पहले बाइट बनाकर ओजस को खिलाती है। जैसे ही ओजस के मुंह में खाने का पहला निवाला जाता है उसकी आंखें एकदम से चमक जाती है और खुशी के मारे उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह उसे स्वाद लेकर चबाने लगता है। जैसे ही रणविजय ये देखा है तो वह भी जल्दी से एक निवाला बनकर अपने मुंह में लेता है और उसका भी वही रिएक्शन था जो कि ओजस का था। भले ही उनके घर में बहुत ही फेमस और खाना बनाने वाले शेफ थे, लेकिन उन्होंने आज तक इस तरह का खाना नहीं बनाया था। विधि को ये देखकर अच्छा लगता है कि उसका हाथ का बनाया हुआ खाना सबको पसंद आया है। फिर वह भी खाने लगती है। खाना खत्म हो जाने के बाद वह ओजस को लेकर उसके रूम में चली जाती है। ओजस फिर अपना होमवर्क करता है, जिसे देखकर वह अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे ओजस को पढ़ना नहीं आ सकता था, क्योंकि ओजस इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। जब वह अपने रूम के बाहर पहुंचती है तो वहां पर उसे रणविजय खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे सुबह वाली बात याद आ जाती है और उसका चेहरा एक बार फिर से उतर जाता है और वह वहां से अपने रूम में जाने लगती है। लेकिन तभी रणविजय बोलता है, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर विधि, जो कि अपने रूम में वापस जा रही थी, वह अपनी जगह पर रुक जाती है और उसकी आंखों में जो आंसू थे उसे वह रोक लेती है और जल्दी से पीछे मुड़कर रणविजय की तरफ देखती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रणविजय ने उसकी आंखों में आई हुई नमी को नोटिस कर लिया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विधि को हो क्या गया है। कहिए, क्या कहना था आपको? ये कहते हुए भी विधि की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, क्योंकि उसने अपने आप को रोने से रोका हुआ था, जिसकी वजह से उसका गला दब गया था। रणविजय को जब यह महसूस होता है तो वह बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या कुछ हुआ है? क्या घर में किसी ने तुमसे कुछ कहा है? क्या किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? मुझे पता चला था कि तुम आज ओजस स्कूल लेने के लिए गई थी। वहां पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में भी मुझे पता चला। उसकी बात सुनकर विधि ने जो अपने आंसू रुके हुए थे वह एक बार फिर से बहने लगते हैं। उसके मोटे मोटे आंसू उसके छोटे से चेहरे से होते हुए नीचे गिर रहे थे। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर रणविजय के दिल में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके दिल को पकड़कर जोर से निचोड़ रहा हो। वह थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? बताओ, आखिर बात क्या है? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है? रणविजय के इतनी बार पूछने के बाद भी विधि वहीं पर खड़ी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहाना बंद नहीं हो रहे थे। तभी रणविजय को याद आता है कि जब वह आज ऑफिस में था तब उसे विधि ने कॉल किया था। जैसे ही उसे वह याद आता है वह तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आज तुमने मुझे फ़ोन किया था जब मैं ऑफिस में था तब। बताओ, क्या कहना था तुम्हें?
उसकी बात सुनकर विधि को याद आता है कि कैसे जब उसने कॉल किया था रणविजय से बात करने के लिए, तब किसी और औरत ने उसका फ़ोन उठाया था और सामने से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी। वही विधि कुछ बोल नहीं रही थी, जिसकी वजह से रणविजय और भी ज़्यादा इम्पेशेंट और परेशान हो रहा था। इसलिए वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर उसके पास यही रास्ता था कि वह रणविजय से इस बारे में बात कर सके। अगर आपकी और भी पत्नी है तो आप उन्हें यहाँ पर क्यों नहीं रखते हैं? आपने बताया नहीं कि आपने कितनी शादी की है। रणविजय, जो कि गुस्से के मारे पागल हुआ जा रहा था और वह वहाँ से जाने ही वाला था, जैसे ही उसे विधि की आवाज़ सुनाई देती है, वह तुरंत ही अपनी जगह पर रुक जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसकी बातें सुनता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि क्या ये लड़की पागल हो गई है? कितनी पत्तियों से इसका क्या मतलब है? क्या इसी में कोई ऐसा इंसान लगता हूँ जो कि वुमेनाइजर है? रणविजय वापस से मुड़कर उस बेवकूफ़ रोते हुए लड़की की तरफ देखा है, जिसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, लेकिन वह उसकी तरफ देख रही थी जैसे कि वह उसके कहने का कुछ इंतजार कर रही हो। जिसे देखकर रणविजय अपने आप को शांत करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी और भी पत्नी है तुम्हारे अलावा? उसका सवाल सुनकर विधि बोलती है, वह आज जब मैं कॉल किया था, जिस नंबर पर आपने मुझे कॉल करने के लिए कहा था कि अगर मुझे आपसे बात करनी हो तुम्हें उसे नंबर पर कॉल करूंगी तो मैं आपसे बात कर पाऊंगी। हाँ, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। रणविजय थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है। उसकी ठंडी और गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर विधि थोड़ा सा डर जाती है और 2 कदम पीछे देती है और वह बोलती है, हाँ, तो जब मैं उसे नंबर पर कॉल किया था तो मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। कोई लड़की थी जिसने आपका फ़ोन उठाया था। कोई लड़की आपके साथ थी, इसका मतलब तो यही है ना? इतना कहने के बाद विधि की आंखों से और भी तेजी से आंसू निकलने लगते हैं। वही रणविजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। क्या किसी की याददाश्त जाने के बाद लोग इस तरह से बेवकूफ़ बन जाते हैं? कौन इंसान ऐसा सोच सकता है कि कोई अगर किसी का मोबाइल उठा ले या फिर कॉल आंसर कर देता है तो वह उसका पार्टनर होगा? क्या सच में इसके सर में इतनी ज़्यादा गहरी चोट आई है? उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त हंसना चाहिए या फिर उसकी बेवकूफ़ी पर उसे डांटना चाहिए। अगले ही पल रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रणविजय के मन में जैसे कि यह ख्याल आता है तो उसके आंखों में चमक आ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि विधि को किसी और लड़की का उसके करीब होना अच्छा नहीं लग रहा है? और जब उसने किसी और लड़की की आवाज़ सुनी जिसकी वजह से उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि वह अपनी आंखों से बह रहे आंसू को रोक नहीं पा रही है। जैसे ही रणविजय के मन में ये ख्याल आता है, उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर अपनी खुशी को आने नहीं देता है और वह वापस से अपने चेहरे पर सीरियसनेस लाते हुए अपनी आवाज़ में कठोरता आदि हुए बोलता है, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? उसका सवाल सुनकर विधि, जो कि अपने कमरे में वापस जाने ही वाली थी, एक बार फिर से मुड़कर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा? आप मेरे पति हो और फिर भी आपका दूसरी लड़कियों के साथ संबंध है, तो मुझे इस बात से बुरा क्यों नहीं लगना चाहिए? लेकिन आप इतने ज़्यादा अमीर हैं, इसलिए आपने दूसरी लड़कियों को अपनी पत्नी बनाया हुआ है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आखिर मैं इतनी ज़्यादा सुंदर भी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ और इसीलिए आपको। विधि अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है क्योंकि उससे पहले ही उसे अपने पास अपीयरेंस महसूस होती है। रणविजय, जो कि उसकी यह बात सुनता है कि वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती है और इसीलिए ही वह उसे पर चीट कर रहा है, उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती है और वह जल्दी से विधि के पास जाता है, जिससे विधि का शरीर उसके रूम के दरवाजे से लग जाता है। विधि कुछ सोच पाती है, समझ पाती उससे पहले ही उसके पतले कोमल गुलाबी होठों पर रणविजय के गर्म होंठ महसूस होते हैं। जैसे ही विधि को यह महसूस होता है, उसका दिल एकदम से धड़कन ही भूल जाता है और उसके दिमाग में गलत ख्याल चल रहे थे, जो एकदम से ही रनवे जाएगी किस करने की वजह से ब्लैक हो जाते हैं। उसका शरीर पूरी तरह से किसी टूटी हुई पतंग की तरह ढीला हो जाता है। अगर रणविजय ने उसकी कमर को पकड़कर उसे सहारा नहीं दिया होता तो वह इस वक्त नीचे जमीन पर गिर गई होती। विधि की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, जिसके सामने रणविजय का सुंदर और हैंडसम चेहरा दिखाई दे रहा था। रणविजय उसे जो कि कर रहा था वह बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग किसकी और बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसे की नहीं कर रहा है बल्कि उसे पनिशमेंट दे रहा है। लगभग 7-8 मिनट बाद रणविजय उससे अलग होता है। जब वह उससे अलग होता है तो वह विधि का चेहरा देखा है, जो कि पूरी तरह से लाल हो चुका था।
विधि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी की नहीं किया था। किस दो दूर की बात है, उसने कभी किसी लड़की को अपने करीब तक आने नहीं दिया था। आज अचानक से उसके साथ यह सब होने से वह पूरी तरह से सन्न हो गई थी। रणविजय जब उससे अलग होता है तब जाकर वह अपने आप में वापस आती है। जब तक रणविजय उसे किस कर रहा था तब तक वह सांस भी लेने की हिम्मत नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से जैसे ही रणविजय उससे अलग होता है वह लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जिसकी वजह से विधि का ऊपरी शरीर जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। रणविजय जिसने पिछले 4 सालों से लड़कियों की तरफ ढंग से देखा तक नहीं था, अचानक से ये सब देखकर उसका शरीर गर्म होने लगता है। लेकिन उसके साथ साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था कि विधि उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। वही विधि तो बस अपने आप को ही संभालने में लगी हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।